अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। तो साइंस का जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड सेंटिया से निकला है। सेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज? इस पूरे यूनिवर्स के रिलेटेड जो भी नॉलेज है, इसके जो भी प्रिंसिपल हैं, जो इसके असूल हैं, उनको समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में जो हमें नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम नताइज निकाल सकते हैं, जो हमें हेल्प आउट करता है कि ये दुनिया कैसे काम कर रही है। इस दुनिया को जो समझने का इल्म है वो साइंस है। तो साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया। सोशल साइंसेस है और अप्लाइड साइंसेस है, फॉर्मल साइंसेस है। तो उसमें एक जो प्योर साइंसेस की जो है उसमें है केमिस्ट्री शामिल। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर के रिलेटेड चार चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो वाटर के रिलेटेड चार चीज़ों को अगर हम स्टडी करें, वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर के प्रॉपर्टीज़ जो हैं, और उसके अलावा वाटर के जो रिएक्शंस हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, और कंपोजिशन जो है उसकी तरकीब। इन चार चीज़ों को स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। किसी भी मैटर, वाटर यहाँ पे एज ए एग्जांपल लिया जा रहा है, तो किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उसके मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिएक्शन को स्टडी करना और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना, ये केमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री के लिहाज से वाटर को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर हम यहाँ देखेंगे कि दरमियान में एक ऑक्सीजन का आइटम होता है, साइडों पे हाइड्रोजन के आइटम लगे हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया जा रहा है, ये पहली बात। ये दूसरा प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये प्रॉपर्टी सारी देखेंगे। फिर उसके बाद इसके रिएक्शंस देखेंगे कि पानी किसके साथ कैसा रिएक्शन कर रहे हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में तमाम एलिमेंट्स और तमाम कंपाउंड्स की हम रिएक्शंस देखेंगे। और लास्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है तरकीब, वो किस चीज़ के साथ किस तरह रिएक्शन किस तरह मिली हुई है, उसमें कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मकदार में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में देखें तो हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। तो इसको हम कहेंगे कंपोजिशन। तो केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री की मेन कितनी ब्रांचेस हैं, हमने उसको कितने मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। जो केमिस्ट्री की मेजर ब्रांचेस हैं तो केमिस्ट्री की मेन ये 8 ब्रांचेस हैं। पहली फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम इस एक एक करके इनको सबको डिस्कस करते हैं। पहली जो ब्रांच है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री।
फिज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं किसी मैटर की कंपोजिशन और उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करना फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास पानी है, वाटर की कंपोजिशन क्या होती है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ये पानी की कंपोजिशन है। अब अगर इसकी कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अगर हम पानी की, तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टेस्टलेस है, कलरलेस है, इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी तरह उसकी बेरंग है, बेबू है, बेजायका है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह इसकी बेशुमार फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से पानी वजूद में आए, तो उसकी ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 ही ऑक्सीजन होंगे। अब अगर कंपोजिशन चेंज की तो उसके साथ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ा है। ये जो है ज़ख्मों वगैरह को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है H2O2, और इसके अलावा ये वैसे अगर हम पी लिया जाए तो इसको, ये जहर है। तो यहाँ पे ये देखो, ये ज़िंदगी दे रहा है, ये मार रहा है, ये मार देता है। तो अब इसकी कंपोजिशन पानी की चेंज करने से उसकी जितनी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। तो कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान क्या रिलेशन है, और इस कंपोजिशन चेंज करने से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती है, इस चीज़ को स्टडी करना फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। अगर इसको वैसे एग्जांपल अगर हम देखें रिलेट करने के लिए सिर्फ, तो अगर हमने एक चाय बना रहे हैं तो चाय में 1 कप दूध लिया हुआ है, आधा कप पानी लिया हुआ है, उसके साथ एक पत्ती डाली है, 1 चम्मच पत्ती डाली है और 2 चम्मच चीनी की डाली हुई है, तो ये उसकी कंपोजिशन है और चाय का जायका बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर हम उसकी कंपोजिशन चेंज कर देते हैं, यानी चीनी 2 चम्मच की बजाय अगर हम 3 चम्मच डाल दें या 4 चम्मच डाल दें, और पत्ती जो है वो 1 चम्मच डालने के बजाय अगर हम 4 चम्मच डाल दें, तो हम अगर उसकी कंपोजिशन चेंज करते हैं तो उसके साथ ही उसकी जितनी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज करने से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या असर पड़ता है, इसको स्टडी करना फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें सबसे पहले इसको ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलने से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए मिलने से बनते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स और के साथ अगर कोई और एलिमेंट मिलता है तो वो बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन भी है, ऑर्गेनिक भी है। अब कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ कोई और एलिमेंट मिला हुआ है, कोई भी और एलिमेंट, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, कोई भी और एलिमेंट के मिलने से बन गया है। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। और हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमन मौजूद हो, उसके साथ अगर और कंपाउंड को और एलिमेंट मिलता है तो कोई इशू नहीं है। अब हम इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है
जी ठीक कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी नहीं है। अब इस कंपाउंड को देखो CH4, क्या ये ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल, ये हाइड्रोकार्बन भी है। क्यों? इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। उसके साथ देखो CH3 COOH एस्टिक एसिड, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नहीं जी, हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? हाइड्रोकार्बन तब होगा जब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जबकि ऑर्गेनिक के लिए शर्त है कि कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मौजूद हों। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको ये याद रहना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद है केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उन सब का मुताला है, सवाए हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के। यानी अगर हम पूरी दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं उनको ले लें, तो हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग कर दें, पीछे जितने भी कंपाउंड्स बच जाएंगे उन सब को स्टडी करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। उसके बाद तीसरी जो चौथी ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदार इज्साम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं उनको स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक जानदार है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, तो इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन, लिपिड, फैट्स वगैरह, उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उन सब एलिमेंट्स और कंपाउंड की स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना और उसके रिएक्शंस को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री नाम से आपको पता चल रहा है जानदारों के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स दैट occur in living organism, that are present in living organism। ये आपने याद रखना। The fifth branch of chemistry is industrial chemistry। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ की लेवल पे और जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी तैयारी को स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे आज हमारी डेली लाइफ में हमें पेंट चाहिए, हमें पेट्रोलियम चाहिए, हमें मुख्तलिफ़ तरह के डिटर्जेंट्स चाहिए, हमें सोप चाहिए, हमें मुख्तलिफ़ तरह के मेडिसिन चाहिए। तो उन सब जो भी हमारे आम डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं उनको कमर्शियल लेवल पे तैयार करने को स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि एक साबुन को एक फैक्ट्री के अंदर कैसे तैयार किया जाता है, तो उसको स्टडी करना कि साबुन की तैयारी इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे करना है, कमर्शियल लेवल पे कैसे करना है, उसको हम देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर उनको बनाने के तरीक़ों को स्टडी किया जाता है। आज हमारी आम ज़िंदगी में जितने भी कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं उनको बनाने का मुताला इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। 6 जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एटम जो होता है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है कि जो एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक फॉर एग्जांपल एक एटम के अंदर 2 प्रोटॉन मौजूद हैं
अब एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके सामने, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर दोनों प्रोटॉन कैसे इकट्ठे रह सकते हैं जबकि उन पे चार्ज दोनों पे पॉजिटिव है। तो ये ख्याल किया जाता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर दोनों प्रोटॉन जिस पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है उसको इकट्ठा रखने के लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन काम कर रहे होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन दोनों प्रोटॉन को जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है जैसे जैसे उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है तो वैसे वैसे उन प्रोटॉन्स को इकट्ठा एक न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करना मुश्किल होता जाता है। तो नेचुरली जब एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाए, यानी उसमें प्रोटॉन जो है वो 82 से ज़्यादा हो जाएं, तब एटम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन सब प्रोटॉन्स को इकट्ठा रख सकें। केमिस्ट्री की जो 6th ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें हम स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को, और थर्ड चीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस। अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है। एक एलिमेंट, एक एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अब अगर एक एटम के अंदर 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं तो दोनों प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कैसे एक एटम के न्यूक्लियस में इकट्ठे रह सकते हैं जबकि उन पे चार्ज दोनों पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कभी भी एक एटम के अंदर कैसे इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। तो लिहाजा एक थ्योरी है कि इन दोनों को एटम के न्यूक्लियस में दोनों प्रोटॉन को इकट्ठा रखने के लिए कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अब जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे उनको होल्ड करना एक न्यूक्लियस के अंदर मुश्किल होता जाएगा और न्यूट्रॉन की तादाद इनके रेशो के लिहाज से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाएगी। लेकिन जब एटम का नेचुरली एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाए, यानी उसमें प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा हो जाए, तो तब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा न्यूट्रॉन्स के लिए भी कि उन प्रोटॉन्स को इकट्ठा रख सकें। तो लिहाजा एटम का न्यूक्लियस जो है वो फट जाता है और वहाँ से शुआएं खारिज होना शुरू हो जाती है। 3 तरह की रेडिएशंस खारिज होती हैं, अल्फ़ा, बेटा और गैमा। तो ये तीनों रेज़ जो है खारिज होंगी। इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। रेडियो का मतलब ही रेडिएशंस होता है। तो रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें एक एटम जो है वो उसका न्यूक्लियस से अल्फ़ा, बेटा और गैमा रेडिएशन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस रेडियो एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? 2 तरह के बड़े रिएक्शंस हैं न्यूक्लियस के रिलेटेड। जब एक एटम का, एक छोटे एटम का न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन है, ये छोटा एटम है, इस दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिले, दोनों न्यूक्लियस के मिलने से एक बड़ा एटम बन जाता है। फॉर एग्जांपल हीलियम का एटम बन रहा है, इसमें 2 छोटे एटम मिलके एक बड़ा एटम बना रहे हैं। इस रिएक्शन को हम कहेंगे फ्यूजन रिएक्शन। अब इसके एक बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। उसमें ये होता है कि एक बड़ा एटम लाइक यूरेनियम वो टूट जाता है और वो टूट के बन जाता है 2 एटमों में डिवाइड हो जाता है, 2 छोटे एटम बना देता है, एक बेरियम बना दिया और एक क्रिप्टॉन बना दिया। तो अब एक बड़े एटम का टूटकर 2 छोटे एटमों में डिवाइड हो जाना, इसको हम कहेंगे फिशन रिएक्शन। तो ये 2 बड़े रिएक्शंस हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, इनको स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया जाएगा, न्यूक्लियर प्रोसेसेस लाइक फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, इनको स्टडी किया जाता है। और थर्ड है न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, किस तरह रिएक्शंस कर रहे होते हैं, उसमें कौन कौन से न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इन सब को स्टडी किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि हमारा जो माहौल है वो उसके कितने बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमारे माहौल के बेसिक अज्जा कौन कौन से हैं, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे मिट्टी है तो उसमें कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं। उसी तरह हवा है तो हवा के कितने बेसिक आगे हिस्से हैं, एटमॉस्फेयर के कितने आगे जुज़ हैं, उन सब को स्टडी किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे फैक्ट्रीज़ लगा दी गई और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, ऑटोमोबाइल्स काम कर रहे हैं, तो उन सब एक्टिविटीज़ से माहौल पे क्या असर पड़ रहा है इसको स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसमें हम माहौल के अज्जा, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और इंसानी सरगर्मियों के उस माहौल पे क्या असर पड़ रहा है इसको स्टडी किया जाता है। लास्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं किसी कंपाउंड्स का कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें एक सैंपल दे दिया जाता है, किसी भी कोई भी हमें मिक्सचर दे दिया जाता है, किसी भी चीज़ का एक सैंपल दे दिया जाता है, तो उस सैंपल के अंदर हम क्या देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। उस सैंपल में जितनी चीज़ें हैं उनको अलग अलग करते हैं, सेपरेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ग्लूकोज दे दिया गया है और साथ में नमक दे दिया, उन दोनों का मिक्सचर बना के दे दिया गया है। हमें नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमें एक सैंपल दे दिया गया जिसमें ग्लूकोज और नमक है, तो हम उसको सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसकी सेपरेशन करेंगे। हम देखेंगे कि उसमें हम बेसिकली हम उसमें दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे जी। हम उसको पहले देखेंगे कि ये ग्लूकोज है और साथ में नमक है। फिर इसको मज़ीद हम इसको सेपरेट करेंगे कि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। तो ये कंपाउंड्स एलिमेंट्स की अलहदगी कर ली। उसके बाद इस सब की क्वालिटेटिव, हम ये क्वालिटेटिव तो हो गया, उसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि कार्बन है तो कितने परसेंट है, उसकी क्या रेशो है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, सोडियम कितने परसेंट है और क्लोरीन कितने परसेंट है। तो इन सब को अलग अलग करना, उनकी पहचान करना, उनकी शनाख्त करना और उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, उसमें बताना कि वो कौन सी चीज़ किस किस प्रोपोर्शन में मौजूद है, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहेंगे।